हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपके लिए बेस्ट विशेष के साथ एक बार फिर आपके सामने हूँ और आप ही के चॉइस के टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स उसको लेकर हूँ। ओके, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने वेरियस टाइप्स के कंपटीशन में के लिए, और इसके लिए जो भी हेल्प रहता है आप कमेंट बॉक्स पर डेफिनेट लिखें। मैं डेफिनेट उसको यूट्यूब पर वीडियोस लाऊंगा। ओके, ताकि आप अच्छा से अच्छा रैंक लाएं। बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज कि आपका यही चीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब क्या होगा, मुझे मोटिवेट करेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाऊं, और मैं कुछ फोकस करूं कि आपके लिए जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट में रहूं। जो मेरा वेरियस 8 ईयर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में, और जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो मेरा बैकग्राउंड है, ये मैं आपके लिए दे सकूं। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियोस में मैंने देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम लोगों ने देखा था एनी चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड, है ना, एनी चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड ट्रांसमिट्स, क्या करता है, ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे मान लो बच्चों, ये अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ पर वेव जो है प्रोपोगेट कर रहा है। ओके, तो इसके परपेंडिकुलर अगर ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी के परपेंडिकुलर इधर क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि ये सब क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। अब चलो भाई, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये डुअल कैरेक्टर शो करता है। डुअल कैरेक्टर से मतलब ये कभी वेव कैरेक्टर शो करता है, और इसी वेव कैरेक्टर को हम लोग डीलोकलाइज्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर जा रहा है। तो सच टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इज डीलोकलाइज्ड वेव कैरेक्टर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करता है, ड्यू टू विच आप मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हो, है ना। अब देखो, जो लाइट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट होता है वो उसमें वेव कैरेक्टर भी होता है ना। अब देखो, अब कभी कभी ये, हाँ, अब देखो वेव कैरेक्टर को कौन कौन प्रूफ भी कर रहा था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सारा देखा है। जो बच्चे नहीं देखे हो जरूर देख लो, अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, हम लोगों ने देखा कैसे करके ये वेव कैरेक्टर है। दूसरी ओर पार्टिकल भी कैरेक्टर होता है जो लोकलाइज्ड है। जैसे ये पेन है, मान लो ये क्या है, लोकलाइज्ड है ना, ये पेन लोकलाइज्ड है। तो ये पेन जो लोकलाइज्ड है, ये कैरेक्टर भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देता है। इसको वेरीफाई कौन करता है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और दूसरा यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें मैं थोड़ा डिस्कस करना रह गया था। तो देखो, जैसे मान लो कि ये मेटालिक सीट है ना। अब देखो, तुम्हारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यही कहता है, जो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, हीट है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो शो कर रहा है, वो जो एनर्जी देता है एक पैकेट में देता है ना, एक पैकेट में देता है। जैसे मान लो कि एक सोर्स है, ये तुम इस तरह से वेव का है ना, एक वेव का है, आप सोच रहे हो कि यही चीज है, इसी तरह करके वो दे रहा होगा, बट नहीं, वो एक पैकेट करके देता है, एक क्वांटाइज्ड होता है ना, एक क्वांटाइज्ड करके। मान लो कि इसी चीज को आप जो है किसी मेटालिक सीट पर ये हुआ, है ना, और यहां से क्या हुआ, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पार्टिकल कैरेक्टर कैसे शो हो गया, देखो बच्चों, पार्टिकल कैरेक्टर इसलिए शो हो गया कि इसका ध्यान से, यहाँ पर एकदम ध्यान से आपको देखना है, ये क्या है क्रेस्ट, ये क्या है ट्रफ, ये अगेन क्रेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक में आपका एक लैम्डा होता है, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया, इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बच्चों, अब जब यहाँ पर कोई, जब इस मेटालिक सीट का स्ट्राइक किया होगा ये रेडिएशन, तो इसको मान लो यहीं पर है, तो यहाँ से यहाँ तक में इसका एनर्जी फैला हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लगेगा, है ना, कुछ तो टाइम लगेगा। देयर शुड बी ए टाइम लैग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे यहाँ पर टकराया, मेटालिक सीट से जैसे टकराया,
तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे टकराए तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पर कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर वेव कैरेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कोई वेव कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपको पता चला कि जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आराम से इसको वेरीफाई कर दिया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पार्टिकल कैरेक्टर है, और जैसे वहाँ पर स्ट्राइक किया तुरंत इलेक्ट्रॉन, जैसे स्ट्राइक किया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, कोई भी टाइम नहीं लगा। अगर वेव कैरेक्टर होता तो यहाँ से यहाँ तक में चूंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर कुछ टाइम लैग होता है इलेक्ट्रॉन को निकलने में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे हम लोगों ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यही चीज़ है, क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर को शो किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था, तो आप लोग जरूर देखें, है ना। तो प्लांक्स कांस्टेंट को थोड़ा सा मैं एक बार और ये कर दूं, तो वही प्लांक्स कांस्टेंट क्या उसने कहा कि जो भी यहाँ पर जो भी रेडिएशंस पड़ा वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए इनफ है, बिल्कुल भी नहीं। वही करेगा एक सफिशिएंट जो है फ्रीक्वेंसी का, जो है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला वही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। इसलिए जो यहाँ पर एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, कोई भी एनर्जी जो चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, दैट इज, इसे मैं मान रहा हूं फ्रीक्वेंसी। अब इसी को जो है वो एच म्यू कर दिया, तो एच म्यू कर दिया तो ये हो गया एनर्जी। यहाँ पर एच क्या हो गया आपका, प्लांक्स कांस्टेंट, है ना, प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान से ये क्या हो गया, प्लांक्स कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, ये आप देख लिए। अब यहीं पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पर मान लिया जाए कि 20 जूल पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था, मैं यहाँ पर 10 रेडिएशन दे देता हूँ 4 जूल के, टोटल हो गए 40, क्या इलेक्ट्रॉन से निकलेगा? नहीं, है ना। इंटेंसिटी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, आप कितना भी इंटेंसिटी कर दो, है ना, ढेर सारा रेडिएशन कर दो, लेकिन अगर एक भी ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इनफ नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि वो नहीं निकाल पाएगा, है ना। यहीं पर से आपका एक आता है एक टर्म वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यहीं पर से आता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से एकदम देखना। वर्क फंक्शन क्या कहता है, वर्क फंक्शन कहता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से यहाँ पर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटालिक सीट, जो फाई से भी डिनोट किया जाता है ना, फाई से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर हम मान लो कि यहाँ पर कुछ जितना भी यहाँ पर आपको एनर्जी दे, देखो ध्यान से यहाँ पर, जहाँ पर कितना भी एनर्जी हम लोग दे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन से निकल गया है तो फाई चाहिए निकलने के लिए मिनिमम, और बाकी जो रेस्ट हुआ वो आपका क्या हो गया बच्चों, के ई, काइनेटिक एनर्जी में निकल जाता है, यानी उसका वेलोसिटी निकल जाता है। अब हम यहाँ पर वॉट एवर विद द एनर्जी गिवन बाय लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर पुट करेंगे एच म्यू करके, और आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है ना, और यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का आप मास जानते हो, यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि प्रीवियस वीडियोस में रह गया था, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ किया। अब चलो बच्चों हम लोग देख लें, थोड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर भी हम लोग फोकस करें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग यहाँ काफ़ी अच्छे से फोकस करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर हम लोगों ने ढेर सारा हाइड्रोजन एटम्स भर दिया, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भर दिया, पूरा पैक कर दिया। अब पैक कर दिया, इसका अर्थ है कि यहाँ पर भाई जब जानते हो कि एक मोल में जब 10⁻23 के रेशियो पर होता है ना, तो अब देखो तो यहाँ पर तो ढेर सारा है। अब हीट हमने दिया तो क्या हो गया बच्चों, जो अगर मान लिया जाए ये न्यूक्लियस है, ये इसके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिट हैं, और ये मान लिया जाए कि यहाँ पर इन्फानाइट है, 1 2 3 4
5 6 7 8 और यहाँ पर मान लो इनफाइनाइट है, बहुत सारा है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट पर तो इलेक्ट्रॉन रहता ही है, जब हीट दिया तो सब जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, कोई 2 में पहुंचा, कोई 3 में पहुंचा, कोई 4 में पहुंचा, कोई मतलब हर टाइप का पहुंचेगा अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो अब बच्चों यहाँ मेरा क्या कहना है, अब क्या करूँ, आप हीट तो हो गया था, सब तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, अब कूल कर दो। अब जब तुम कूल करे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो निकलेगा, जो निकला उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक प्रिज्म से आप क्रॉस करो, है ना। प्रिज्म क्या करेगा, डिस्पर्सन होगा और यहाँ पर एक आपको एक स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशंस हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशंस। ध्यान से यहाँ पर जब स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशंस में क्यों होगा भाई, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल, यहाँ ध्यान से आपको पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज, यहाँ ध्यान दो आप कि होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब स्प्लिटिंग होता है वो डिफरेंट एनर्जी के कारण यहाँ पर कई लाइंस बनाता है। अब इस बात को भी समझो, ये क्यों लाइन बनाता है। मान लो कोई 8 में पहुंचा होगा, वो आया वहां यहाँ पर 1 पर, है ना, ग्राउंड स्टेट में, कोई 7 पर पहुंचा होगा तो वो आया यहाँ पर, मान लिया जाए ये E8 है और ये E1 है, इसके बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, ये E8 क्या होता है, वो ज्यादा एनर्जेटिक है विद रेस्पेक्ट टू E1। E7 क्या होगा, वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा विद रेस्पेक्ट टू E1। लेकिन डेल्टा E8 जो है इस दोनों के बीच का डिफरेंस ये ग्रेटर देन होगा E7, है ना। आप पढ़े होंगे जैसे कि ये जो है ये डिफरेंस आपका क्या होगा, घटता जाएगा। इसका अर्थ होगा जो मान लो ये अगर डेल्टा E8 है, ठीक है, तो इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो ये एक अलग लाइन पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अरबों खरबों हाइड्रोजन एटम्स है, सबका जो है एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन चला गया है, वो वापस आएगा तो उसी हिसाब से एनर्जी एमिट करेगा। यहाँ पर E8 वाला हाईएस्ट एनर्जी था, यहाँ पर E1 वाला बहुत कम, ये ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। E7 वाले के पास जो है उसको भी ज्यादा था और वापस अगर वो E1 पर आया तो वो भी कुछ एनर्जी इमिट किया लेकिन इससे कम किया, है ना। चलो तो अब जैसे मान लो E8 के पास 10 जूल था, इसके पास मान लो कि 0.5 है ना, तो 0.95 ये इमिट किया। अब मान लो E7 के पास क्या है, E7 के पास है 9 जूल और यहाँ पर क्या हो गया 8.5। तो इस तरह से करके जो डिफरेंसेस है वो क्या हो गया, उसी के फॉर्म में आपको जो है रेडिएशन यहाँ पर निकल रहा है। तो सबका चूंकि अलग अलग एनर्जी है तो वो डिफरेंट लाइंस में स्प्लिट कर गया। अगेन सेम थिंग बाल्मर के साथ, बाल्मर में जो 2 पर जो आया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से वो 2 पर बहुत आ गया होगा, तो वो बाल्मर सीरीज का हो गया। पास्कल सीरीज में क्या हो गया, देखो पास्कल सीरीज में 3 पर आ गया, ध्यान से यहाँ पर, वहां पर 3 पर आके रुक गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। ब्रैकेट में 4 पर आके रुक गया, पास्कल ये फंड में 5 पर आकर रुक गया और हम्फ्री में 6 पर आके रुक गया। इस तरह से वेरियस टाइप्स के आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको एक लाइन बनेगी, है ना। इसी को अब हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके, और यही आपका लाइन स्पेक्ट्रम है। तो बच्चों यही आपका है। अब यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम और जो एब्जॉर्प्शन ये स्पेक्ट्रम है, इसको भी अभी हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे तरह से आसानी से आप समझोगे, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो अब मान लो बच्चों ये जो डेल्टा E है, कहने का मतलब कि जो हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर या फिर 2 पर या 3 पर कहीं पर भी आ रहा हो, डेल्टा E होगा, है ना। डेल्टा E जो होगा इसको आप कर सकते हो E फाइनल माइनस E इनिशियल। ध्यान से यहाँ पर E फाइनल ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। E इनिशियल वो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट से भी आ सकता है ना, 7, 8 कुछ भी से भी आ सकता है, 20, 21 कोई भी नंबर ऑफ ऑर्बिट हो, लेकिन वहां से वो फाइनल पर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब भी किसी हम ऑर्बिट का हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह का आपको रेशियो दिखेगा। ये n जो है आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ओके, और ये ऑर्बिट कौन सा है, इनिशियल वाला।
ध्यान से यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रिलेशनशिप होता है। ये RH जो है, जो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, जो जूल के फॉर्म में एनर्जी में रहता है। ओके, यहाँ पर एकदम ध्यान से, जब डेल्टा E करोगे तुम तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से आप, ये H कुछ कांस्टेंट हो जाएगा और फाइनल कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपका देखो, जब इस टाइप से है तो यहाँ पर क्या हो गया, इनिशियल और यहाँ पर n फाइनल कर दो डायरेक्टली, कुछ इस तरह से आ जाएगा डेल्टा E, है ना। अब देखो तुम जानते हो बहुत अच्छे से SC बाई लैम्डा इसका वैल्यू होता है डेल्टा E का, है ना। तो RH और फिर वही n माइनस n f। बच्चों इस साइड में जो भी है इसे मैं अभी अब हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ओके, ध्यान से इस चीज को आप बाद में स्क्रीनशॉट भी अच्छे से कर लेना। अब होता क्या है, हमारा निकालने का पर्पस क्या है, एग्जामिनेशन में आपको ये लैम्डा बार बार पूछेगा। तो ये क्या होगा, 1 बाई लैम्डा को जो है RH, ध्यान से यहाँ पर SC कर दो, ठीक है, और 1NI यहाँ पर स्क्वायर कर दो भाई, ये स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर। ओके, चलो, तो अब इसके वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ये RH जो दिख रहा है, इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू कुछ इस तरह से 2.18 इंटू 10 टू द पावर 2.18 जूल ये कुछ आता है। ये H का क्या आता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये C क्या आता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। फिर अगेन NI स्क्वायर। ये सब बच्चों, ये सब आपका क्या है, ये सारा आपको कांस्टेंट का वैल्यूज रहता है, ये फिक्स्ड है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर फिर इसका जो वैल्यू आता है, ये मुझे इसलिए याद है कि मैं चूंकि हर साल पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो लेकिन आप लोग को पैनिक नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा, आपको बेसिकली देखना क्या है। ये आपको रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, कई बार आपके बुक में, है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने और आपने ये कुछ पाया होगा, 1 बाई लैम्डा, इसी को वेव नंबर भी कहते हैं, कुछ इस तरह से दिया रहता है। ये इक्वेशन आपके बुक्स में रहता है बच्चों। इसी पर आपका बहुत सारा एग्जाम, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अगर कुछ चीज़ों को फोकस करें जो एग्जाम में आएगा, आपको कभी पूछेगा भाई हाई, ये क्या कहते हैं, लोएस्ट वेवलेंथ क्या होगा। लोएस्ट वेवलेंथ क्या मतलब हो गया, यहाँ आप निकालोगे हाईएस्ट डेल्टा ई। हाईएस्ट डेल्टा ई कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट टू 1। लाइमन अगर पूछा इस टाइप से क्वेश्चन, क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। पूछेगा कभी कि लाइमन सीरीज के लिए हाईएस्ट वेवलेंथ वाला बताइए, तो क्या हो जाएगा, जो इनफाइनाइट में होगा वो अगर ग्राउंड स्टेट यानी कि लाइमन का तो पोजीशन 1 है, जो इनफाइनाइट से 1 पर आएगा वो क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी वाला और लोएस्ट वेवलेंथ वाला, है ना। हाईएस्ट एनर्जी वाला और लोएस्ट वेवलेंथ वाला, ये लाइमन के लिए। बाल्मर के लिए अगर आपको पूछेगा हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट वेवलेंथ, तो वो आ जाएगा इनफाइनाइट टू 2, है ना। अब देखो उसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पर देखें थर्ड के लिए, ध्यान से यहाँ पर पास्कल के लिए पूछा तो हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट वेवलेंथ इनफाइनाइट टू 3, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखोगे ये चीज, है ना। अब देखो बच्चों, जो आपका लेमन होता है ये भी जान लो, कभी कभी इसको दिया रहता है इस टाइप से भी, अल्ट्रावायलेट रेस का जो है वो वहाँ पर ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो रीजन है वो लाइमर है ना। बाल्मर के लिए विजिबल, बाकी सभी के लिए जो है आपको जो दिखा था बाकी 4, है ना। पास्कल देखो, उसके बाद क्या क्या दिखा था, पास्कल ब्रैकेट फंड हम्फ्री, ये चारों जो है चला जाता है इंफ्रारेड में, ठीक है। ये इधर जो है सारा इंफ्रारेड में चला जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन दूसरा टाइप से भी पूछा जा सकता है, भाई बोलेगा भाई लाइमन सीरीज के लिए हाईएस्ट वेवलेंथ वाला कौन सा होगा,
तो लाइमन के लिए ये सबसे कम डेल्टा ई कहाँ पर होगा, जब 2 से वो 1 में आएगा, है ना, यानी 2 से 1 में आएगा, यानी आपको एन आई तो बैठाना है 2, क्यों, क्योंकि 2 से 1 में जब आएगा तो हाईएस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। और जब वही लोएस्ट के लिए हमको एन आई क्या बैठाना था, इनफाइनाइट, यानी कि ये 0 टर्म हुआ था, और लाइमन के लिए हमेशा फाइनल जो है 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलते हैं बच्चों। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लें बच्चों। बच्चों तो अभी आपके पास 2 क्वेश्चन है। ओके, तो देखो हम लोग जल्दी से इसे देख लें, समझे भी, है ना। चलो, कैलकुलेट द लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एच एट अल। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा पूछता है और ये आईआईटीज में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 1/λ, यहाँ लैम्डा आपको दिया हुआ है, रेडबर्ग कांस्टेंट है ही 109,109,677, और यहाँ पर ni क्या होगा बच्चों, ni आपका फर्स्ट लाइन। ओके, यहाँ ध्यान से, ठीक है, और nf क्या होगा बताओ, ये जो लैमर होता है उसका यहाँ पर आप क्या रखोगे, फर्स्ट लाइन। हमने डिस्कस किया था जो बाल्मर, ये कौन सा है, बाल्मर है, बाल्मर का फर्स्ट लाइन 2 होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइनल में 2 रख दोगे, और इनिशियल में कहाँ से आएगा, वो इनफाइनाइट से आएगा। यहाँ पर जब आप इनफाइनाइट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म ही आपका 0 हो जाएगा, है ना। और वहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आपको आराम से, अच्छा यहां पर एक और चीज आपका फाइनल कर दो, क्योंकि एनर्जी जो है ऐसे भी आपका एनर्जी आपका नेगेटिव में आता है, लेकिन जब हम लैम्डा निकालते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका फाइनल में क्या आ जाएगा, फाइनल में आ गया आपका जो बाल्मर सीरीज का नंबर 1, और इनफाइनाइट में आपका 0, और आपका यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा। तो 109, ओके, 2 है, 2 यहाँ पर आप निकाल लो, है ना, ये आपका यहाँ से लैम्डा दे देगा। ये 2 क्या हो गया, 4, व्हाट डज इट मीन, 109,677/4, कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पर आ जाता है ना। तो ये चीज हो गया आपका। अब अच्छा, बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर हम देखेंगे, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड लेवल ऑफ लिथियम 3+ टू थर्ड एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर जो हमने चेंज कर दिया है Z को 3 से। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, आपका सब कुछ जो है यही चलेगा, इसी टाइप से यही चलने जा रहा है। ओके, ये चलना यही है, और केवल आप यहाँ पर Z, चूंकि हाइड्रोजन का 1 ही होता है, हम लोग यहाँ पर 1 ही लेकर चल रहे थे, यहाँ पर 1/λ क्या हो जाता है, Z², और फिर से NF, कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, तो 1/λ यहाँ से आपका निकल गया, Z² क्या हो जाएगा, 3²। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 9 आ गया, है ना। और बाकी सब आप पुट कर दो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ग्राउंड लेवल। तो NF यहाँ पर बताओ भाई, टू द थर्ड एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर आप जो भी है, देखो बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना होता है, जो भी NF है, NF यहाँ पर कहाँ जा रहा है, थर्ड पर। तो यहाँ पर थर्ड पर, लेकिन अगर यहाँ आप रखोगे क्या होगा, सारा चीज नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज देखते हैं, और यहाँ पर इनिशियल कर दो, यहाँ पर फाइनल कर दो। थोड़ा सा ये टर्म आपका पॉजिटिव है, ये आप देखते रहना हमेशा। जेड का क्या हो गया, इसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये जेड क्या हो जाएगा, 3², और ये जो टर्म है उसे आप लिख लो। जैसे यहाँ पर 1² माइनस
3 स्क्वायर, 3 पर जा रहा है थर्ड एनर्जी लेवल, तो 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ये निकल जा रहा है। बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। चीज़ क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का जब बात आता है, इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होगा, आप ये सोचो, यहाँ पर यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया होगा। मान लिया जाए यहाँ पर हीट का सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन निकला, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका गैस का मिक्सचर है, तो वो मिक्सचर क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कुछ एब्जॉर्ब करेगा, फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा उसको आप प्रिज्म से क्रॉस करो, यहाँ पर जो कुछ आएगा तो यहाँ पर डार्क पैचेज ज़्यादा बनेगा। क्यों बनेगा डार्क पैचेज, क्योंकि ये जो रेडिएशन है यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब कर लिया गया होगा, है ना। और एमिशन में क्या होगा, एमिशन में जो रेडिएशन, ऐसा तो होगा नहीं, एमिशन में क्या होगा कि पहले ही इसको, जो भी आपका सोर्स है, एमिशन में क्या होगा, एमिशन में आपका सिंपल है, इसमें आपको जिस टाइप का भी रहेगा उसको हम लोग पहले ही हीट कर देंगे, हीट करके डायरेक्टली उसको हम लोग प्रिज्म से गुजारेंगे और वहां पर हमें मिल जाएगा, तो वो होगा एमिशन। कहने का ये मेरा मतलब है कि एब्जॉर्प्शन किस केस में होगा, जब आपका डेल्टा ई जो है, ठीक है, डेल्टा ई में आपको लोअर टू हायर जा रहा हो, जैसे कि यहाँ पर तो लोअर एनर्जी है और यहाँ पर हायर एनर्जी है, यहाँ से यहाँ के लिए अगर जाए तो हमें क्या होगा, बाहर से हीट देना पड़ेगा, तभी ये एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ये N1 ये हो गया और N फाइनल ये हो गया। अब जो है आपको वहीं पर देखना है कि अगर एब्जॉर्ब कर रहा है यानी लोअर टू हायर जा रहा है, तो इधर क्या मुझे रखना होगा, जो N1 है वो N1 स्क्वायर। लेकिन अब मान लो एमिशन के लिए क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए क्या होगा, डेल्टा ई। कुछ यही अगर केस है, यहाँ से यहाँ अगर मान लो आ रहा है, ये क्या है, मान लो E4 है, ये है E1 है, ये इसके पास ज़्यादा एनर्जी है और इसके पास कम एनर्जी है। जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर आएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। व्हाट डज इट मीन, कि जब अपर से जब लोअर की ओर आएगा तो एमिशन होगा, और जब लोअर से जब अपर की ओर आएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये आपको स्पेक्ट्रम में खास बात है। तो इन अकॉर्डेंस विद दैम आपको जहाँ भी कंफ्यूजन लगे, वो जो फॉर्मूला होता है, तो लोअर वैल्यू को आप आगे पुट कर देंगे, है ना, और हायर वैल्यू को, जो n का जो हायर वैल्यू होगा वो बाद में पुट कर देंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में आपको बार बार फंसाया जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर यही फंडा है। ओके बच्चों, तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्क्रोडिंगर पर होगा। ओके, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्क्रोडिंगर इक्वेशंस पर आएगा, उसे मैं बहुत अच्छे से आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके लाऊंगा। ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे मिलकर, और टू दी पॉइंट होगा जो एग्जामिनेशन में आया है। चूँकि बच्चों IITs में इधर से इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए प्रोबेबिलिटी बनता है कि इस बार जो जुलाई का जो मेंस होगा और अगस्त में जो आपका जो होने वाला है क्या एडवांस, उसमें आने का चांसेस है। सेम इज़ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके, उसके लिए उनके लिए भी नीट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से नहीं आया है, इस बार आने का ज़्यादा चांस बनता है। ओके बच्चों, चलो, ऑल द बेस्ट।